अभी रिसेंटली एलएचबी कोचेज में सीटीआरबी फेलियर्स बढ़े हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सीटीआरबी फेलियर्स के बारे में है। तो अपने डिस्कशन को हम डिवाइड करेंगे कि पहले तो क्या क्या मेजर रीजंस हैं सीटीआरबी फेलियर्स के, कौन कौन से रिसेंट केसेस हुए हैं उसके बारे में देखेंगे, और फिर देखेंगे कि मेंटेनेंस में क्या हमको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ताकि इस तरह के फेलियर्स को हम रोक पाएँ। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे, इसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, तो सीटीआरबी फेलियर्स में जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ फास्टनर्स। तो जो भी बोल्ट्स फास्टनर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, सही ग्रेड के होने चाहिए, जो आरसीएफ अप्रूव्ड सप्लायर हैं उनके ही होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल बॉक्स के जो बोल्ट रहते हैं वो M16x45 50 mm के रहते हैं। फोनिक व्हील के जो बोल्ट्स रहते हैं वो M8x35 mm के रहते हैं। ऑयलर रिंग के बोल्ट जो अर्थिंग इक्विपमेंट लगा होता है वहाँ पे जो ऑयलर रिंग के बोल्ट होते हैं वो M8x25 mm के होते हैं। कंट्रोल आर्म के जो बोल्ट्स होते हैं वो M16x70 38 mm के होते हैं। तो इस तरीके से जो ये सारे फास्टनर्स हमने डिस्कस किए ये सभी 10.9 ग्रेड्स के होने चाहिए। 10.9 ग्रेड जो होता है वो हाई टेंसाइल स्टील होता है। पहले 8.8 ग्रेड के रहते थे, तो उसकी जगह पे अभी अपग्रेड हो गया है। तो 10.9 ग्रेड के जो फास्टनर्स हैं वो हमको यूज करने हैं। इसके अलावा ये जो फास्टनर्स हैं वो जो आरसीएफ अप्रूव्ड सप्लायर है, जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनके ही होने चाहिए। जैसे कि टीवीएस, एलपीएस, अनब्रेको, ये कुछ एग्जांपल हैं, इनके होने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ केसेस को कोट करता हूँ। जैसे कि ये आपका कोच नंबर 02566 एनसीआर का फेलियर था 21 जुलाई 2020। जब इसमें बैरिंग फेल हुआ तो जब फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें ये पाया गया कि जो फोनिक व्हील का जो बोल्ट है वो आपका जो आरसीएफ रिकमेंडेड सोर्सेज हैं उसका नहीं मिला। एपीएल मेक का उसमें फोनिक व्हील का बोल्ट लगा हुआ था और वो A270 ग्रेड का लगा हुआ था, जो कि 10.9 से एक इंफीरियर ग्रेड होता है। ठीक है, जिसके कारण प्रोबेबली फोनिक व्हील का बोर्ड लूज हो गया। फोनिक व्हील का बोर्ड लूज होने के कारण फोनिक व्हील डैमेज हुआ और जो अनयूजुअल हीटिंग हुई उसके कारण आपका बेरिंग फेल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोनिक व्हील का जो बोल्ट होता है वो आपका M8x35 mm होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑयलर रिंग में जो बोल्ट लगता है तो वो M8x25 mm का होता है। तो देखा गया ऐसा, एक RDSO का जो लेटर है उसमें मेंशन किया कि सदर्न रेलवे ने हाईलाइट किया कि नॉर्मली ये दोनों बोल्ट्स हैं वो इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फोनिक व्हील का बोल्ट लगना चाहिए वो M8x35 mm का लगना चाहिए, लेकिन पता चला कि स्टाफ ने लैक ऑफ नॉलेज के कारण उसमें M8x25 mm का बोल्ट लगा दिया। तो वो प्रॉपर्ली उसमें सिक्योर होगा नहीं, प्रॉपर्ली फिक्स्ड होगा नहीं और उसके लूज होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, जो इवेंचुअली आपका बेरिंग फेलियर को रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑयलर रिंग में जो बोल्ट्स लगते हैं उसमें एलन स्क्रूज को यूज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलन स्क्रूज यूज नहीं करने हैं, हेक्सागोनल हेड बोल्ट्स यूज हो गए। ठीक है, दो रिसेंट केसेस हुए हैं। ठीक है, कोच नंबर 194582 17/6/2020 एनसीआर में और एक 196580 कोच नंबर WCR में 21 जुलाई का फेलियर है। इन दोनों ही केसेस में बैरिंग सीज हुई और उसमें पाया गया कि जो ऑयलर रिंग के जो बोल्ट्स लगे हुए हैं उसमें एलन स्क्रूज लगे हुए हैं। ठीक है, जबकि उनमें एलन स्क्रूज नहीं लगाने हैं, उनकी जगह पे हेक्सागोनल हेड बोल्ट्स लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि
ये जितने फास्टनर्स मैंने आपको बताए, जैसे फोनिक व्हील बोल्ट बताया, एक्सल बॉक्स के बोल्ट्स बताए, कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स बताए, इन सब में प्लेन वॉशर यूज नहीं करने हैं। प्लेन वॉशर यूज नहीं करने हैं। प्लेन वॉशर की जगह पे सेल्फ लॉकिंग वॉशर या जो अपग्रेडेड डिस्क लॉक वॉशर्स हैं वो हमको लगाने हैं, क्योंकि प्लेन वॉशर जो होते हैं उसके कारण बोल्ट के जो लूज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, जो इवेंचुअली बैरिंग फेलियर को रिजल्ट कर सकता है। जैसे कि एक केस मैं आपको बताऊंगा, कोच नंबर 02566, ये NCR का फेलियर था, जिसमें ये पाया गया कि जो कंट्रोल आर्म बॉटम पोर्शन और जो अपर पोर्शन को जोड़ने वाले जो बोल्ट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कंट्रोल आर्म के जो जॉइनिंग बोल्ट्स हैं, ये कंट्रोल आर्म के जो फास्टनर है इनमें प्लेन वॉशर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो प्लेन वॉशर नहीं यूज करने हैं, उसकी जगह पे अपने को डिस्क लॉक वॉशर या सेल्फ लॉकिंग वॉशर यूज हो। इसके अलावा जो ये बोल्ट टाइट करते हैं उस टाइम पे थ्रेड लॉकर का यूज करना है। थ्रेड लॉकर का यूज करना है ताकि बोल्ट्स के लूज होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। तो इसके लिए जो LSB मेंटेनेंस मैनुअल है उसमें लोकटाइट 243572 ये इक्वलेंट जो भी थ्रेड लॉकर है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी इन बोल्ट्स को हम अनस्क्रू करेंगे, खोलेंगे और जब उसको दोबारा टाइट करेंगे तो ये इंश्योर करना है कि हम थ्रेड लॉकर लगा के ही बोल्ट्स को टाइट करें। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है CTRV फेलियर्स को रोकने के लिए वो है टॉर्किंग। तो D2 D3 शेड्यूल जो है, D2 शेड्यूल मतलब मंथली शेड्यूल, D3 मतलब 6 मंथली शेड्यूल, हाफ ईयरली शेड्यूल, उसमें एक्सल बॉक्स के कवर खोलने हैं और जो फोनिक व्हील बोल्ट है, ऑयलर रिंग के बोल्ट है, इनको 21 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज का यूज करके 21 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। टॉर्क करने के बाद उसको परमानेंट रेड मार्कर से मार्क कर देंगे, ताकि बाद में जब सब्सिक्वेंट शेड्यूल अटेंशन होंगे तो उसमें पता चल पाए कि वो बोल्ट लूज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अगर वो मार्किंग मिसमैच होगी तो इसका मतलब बोल्ट लूज हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स होते हैं उनको भी 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से उसको भी टॉर्क करेंगे और उसके भी जो बोल्ट्स हैं उनको परमानेंट रेड मार्क से मार्क कर देंगे, ताकि उनका भी जो बाद में शेड्यूल अटेंशन जब करेंगे, ट्रिप एग्जामिनेशन में अगर गाड़ी है D1 शेड्यूल में आई तो उसमें पता लग जाएगा हमको कि ये बोल्ट लूज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसके बाद विजुअल एग्जामिनेशन प्लस ये टॉर्किंग करने के बाद एक्सल बॉक्स का कवर बंद करेंगे और एक्सल बॉक्स के जो चारों बोल्ट्स होते हैं उनको 170 न्यूटन मीटर पे कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से दोबारा टॉर्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से D2 D3 शेड्यूल में एक्सल बॉक्स के कवर खोलने हैं, फोनिक व्हील बोल्ट, ऑयलर रिंग के बोल्ट्स, कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स, इनको प्रिस्क्राइब जो टॉर्क वैल्यू मैंने आपको बताया उस पर टॉर्क करना है। फाइनली एक्सल बॉक्स को क्लोज करना है, उसके बोल्ट्स को भी 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो मेजर जो फेलियर्स हुए हैं CTRV के, उनमें यही पाया गया कि फोनिक व्हील असेंबली आपकी डैमेज होगी। इसी तरीके से पता चला कि अर्थिंग इक्विपमेंट डैमेज हो गया। तो उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि फोनिक व्हील का बोल्ट लूज हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल अटेंशन हम लोग देते रहेंगे, कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से अगर टॉर्क करते रहेंगे तो इस तरह के फेलियर्स होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डैम्पर्स। ठीक है, हर शेड्यूल में ये इंश्योर करना है कि अगर कोई भी डैम्पर एक्सेसिवली लीकेज हो रहा है तो उसको चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि डैम्पर्स अगर प्रॉपर्ली वाइब्रेशन डैम्पिंग नहीं करेंगे तो उस वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो अल्टीमेटली आपका बेयरिंग पे आता है और इट कैन रिजल्ट टू बेयरिंग फेलियर इन फ्यूचर। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है व्हील सेलिंग। ठीक है, व्हील सेलिंग एट एनी कॉस्ट अलाउ नहीं करना है। जो मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा हुआ है व्हील सेलिंग का डेफिनेशन वो है कि व्हील सेलिंग मीन्स कि व्हील चिप ऑफ हो जाना। ठीक है, तो व्हील चिप ऑफ हो जाना किसको व्हील सेलिंग मानेंगे, वो है 1.5 × 40 mm, मतलब 1.5 mm आपका डेप्थ होना चाहिए और 40 mm लेंथ होना चाहिए, तो उसको व्हील सेलिंग मानेंगे। व्हील सेलिंग को अगर हम परमिट कर देंगे तो उससे जो एबनॉर्मल वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसका इम्पैक्ट आपका इवेंचुअली बेयरिंग पे आता है और बेयरिंग फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो व्हील सेलिंग को कभी भी
अलाउ नहीं करना है। अगर व्हील सेलिंग है तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ करो, उसको इन्वेस्टिगेशन करो, व्हील सेलिंग का रीज़न क्या था। ठीक है, जैसे कि एक कोच 192068 वेस्टर्न रेलवे में फेल हुआ था 3 अगस्त 2020। इसमें पाया गया कि वो व्हील में सेलिंग मार्क्स थे, जिसके कारण उसमें फेलियर हुआ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से ये इंश्योर करना है कि जो WSP है वो फंक्शनल रहे। तो उसके लिए अपन कंट्रोल यूनिट में डेटा डाउनलोड करते हैं, तो फंक्शनल WSP इंश्योर करना है। अगर कोई उसमें फॉल्ट कोड आ रहा है तो उसको करेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो D3 शेड्यूल है, D3 शेड्यूल में स्पीड सेंसर गैप चेक करना है। जो फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच गैप चेक करना है। एक अपने जो पूरे कोच में 4 एक्सल्स हैं, तो चारों एक्सल्स पे हर एक्सल पे एक स्पीड सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्पीड सेंसर गैप चेंज करना है, गैप चेक करना है, जो कि 0.9 to 1.4 mm होना चाहिए। D3 शेड्यूल में चेक करना है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका चेक की जो अर्थिंग केबल्स हैं, जो आपकी अर्थिंग केबल्स हैं और जो कार्बन बार है, ठीक है, वो आपको इंश्योर करना कि इंटैक्ट हो। ठीक है, अर्थिंग इक्विपमेंट एक कोच में लगे रहते हैं अपने एक्सट्रीम एंड्स पे। दो जो एक्सल बॉक्सेस हैं उनमें अर्थिंग इक्विपमेंट लगे रहते हैं एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, डायगोनली अपोजिट में। ठीक है, उसका बेसिकली पर्पज ये है, और जो अर्थिंग केबल्स लगी हुई है कि अगर कोई कोच में लीकेज करंट है तो लीकेज करंट आपका अर्थिंग इक्विपमेंट के थ्रू और कार्बन बार के थ्रू, एक्सल के थ्रू आपका रेल में डिसिपेट हो जाता है। तो अगर आप कार्बन बार्स मिसिंग हैं या एक्सेसिवली वियर आउट हो गए या आपके मान लो अर्थिंग केबल्स मिसिंग है, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो रिटर्न करंट है वो बैरिंग के थ्रू जाए, और अगर करंट बैरिंग के थ्रू पास होगी तो उसमें पिटिंग मार्क्स आ जाते हैं, जो कि लेटर ऑन बैरिंग फेलियर को रिजल्ट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन बार्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग केबल सिक्योर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्ली फिटेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेन होल्स। जो आपका जो बॉटम कंट्रोल आर्म का बॉटम पोर्शन होता है उसमें ड्रेन होल्स रहते हैं। तो वो ड्रेन होल्स नॉर्मली ऐसा है, देखा गया है कि वो ड्रेन होल्स नॉर्मली मिट्टी से प्लग हो जाते हैं। वो ड्रेन होल्स बहुत क्रिटिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्रेन होल्स, क्योंकि इसलिए दिए गए हैं कि अगर एबनॉर्मल ग्रीज यूजिंग हो रहा है बैरिंग में तो वो आपको वहाँ से इंडिकेशन दे देगा। ठीक है, तो किसी भी हालत में ये ड्रेन होल्स में प्लग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी एक रिसेंटली कोर्स नंबर 182035 ये प्राइमरी मेवाड़ एक्सप्रेस में लगा था। तो प्राइमरी मेंटेनेंस में स्टाफ ने ऑब्जर्व किया कि ड्रेन होल को जब क्लीन किया तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी मतलब वहाँ पे ग्रीज के मार्क्स थे। तो उसको खोला तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीज यूजिंग हो रहा था, जो कि लेटर ऑन बैरिंग सीज भी हो सकता था, और हमने तुरंत उस कोच को विड्रॉ कर दिया सर्विस से। ठीक है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभी तो RDSO का एक रिसेंट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी स्टैंड स्टिल कोचेज है, अभी कोविड-19 के कारण काफ़ी टाइम से कोचेज स्टैंड स्टिल है, तो ये इंश्योर करना है कि जो भी स्टैंड स्टिल कोचेज है उनका मूवमेंट हो। तो उस बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है कि जो भी स्टैंड स्टिल LSP कोचेज है उनको 50 to 100 मीटर्स बैक एंड फोर्थ मूव करना है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ठीक है, इसी तरह से जो लूज व्हील सेट्स हैं उनको भी 15 to 20 रोटेशंस को मूव करना है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे जो स्टैंड स्टिल कोच रहता है तो बैरिंग में कोरोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो लेटर ऑन कैन रिजल्ट इन बैरिंग फेलियर। ठीक है, इसी तरह से जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हैंडलिंग। व्हील्स का जब हैंडलिंग होता है तो उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। जैसे कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रॉपरली व्हील सिक्योर्ड होने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो उस टाइम पे अटेंशन देना कि कहीं बैरिंग को डैमेज ना हो। इसी तरह से जब हम व्हील चेंज कर रहे हैं और जब बोगी को लोअर कर रहे हैं व्हील पे, तो उस टाइम पे भी इंश्योर करना कि मिस हैंडलिंग के कारण बैरिंग डैमेज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो सारे पॉइंट्स देखे ये सब कवर करते हैं कि थ्योरेटिकली हमको क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो जो RDSO जो रिसेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आज तक के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंक्लूड
इंक्लूड करके बनाया गया है और साथ में ही जो एलएसपी मेंटेनेंस मैनुअल है उसको भी रेफर किया गया है। अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमको कैसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि फिट लाइन एग्जामिनेशन में कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले तो कोई भी शेड्यूल हो उसमें जैसे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर को देखना कि वो लीकेज तो नहीं कर रहे हैं, अगर लीकेज है तो उसको चेंज कर देना है। व्हील ट्रेड को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करना है कि कहीं पे व्हील सेलिंग मार्क्स तो नहीं है। व्हील सेलिंग मार्क्स अगर हैं तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ करना है, क्योंकि व्हील सेलिंग से एबनॉर्मल वाइब्रेशंस होंगे और उससे जो इम्पैक्ट आएगा वो बैरिंग पे आएगा और बैरिंग इवेंचुअली आपकी फेल हो सकती है। इसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि D2 D3 शेड्यूल, जो D2 मतलब मंथली शेड्यूल, D3 मतलब हाफ ईयरली शेड्यूल, उसमें एक्सेल बॉक्स का जो कवर है उसको खोलना है। जैसे एक्सेल बॉक्स में ये 4 बोल्ट लगे रहते हैं, ये आपके M16x45 mm के बोल्ट्स हैं, ठीक है। इनको खोलिए, इनको खोलने के बाद विजुअली पूरा एग्जामिन करेंगे। विजुअली एग्जामिन करें कि कहीं पे ग्रीज ऊज्ड आउट तो नहीं हो गया है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा फॉरेन मटेरियल है जो बैरिंग केज कुछ टूट के आ गया हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देखनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल पे आपके थ्रेडेड होल्स रहते हैं, उस पर ये जो हमारी ये सिक्योरिंग डिस्क लगी है, ठीक है। ये सिक्योरिंग डिस्क इसके ऊपर ये M20 के बोल्ट है, M20x60 mm के बोल्ट्स हैं। इनके थ्रू ये सिक्योरिंग डिस्क आपकी एक्सेल के ऊपर जॉइन रहती है। इसके ऊपर ये हमारा फोनिक व्हील है। फोनिक व्हील M8x35 के बोल्ट्स हैं, जिनके थ्रू ये फोनिक व्हील सिक्योरिंग डिस्क पे फास्टनड रहते हैं, ठीक है। ये पूरा इसका एक्चुअली सिस्टम है। तो इसको विजुअली देखना है। जो ये आपकी ये जो प्लेट है, लॉकिंग प्लेट है, इसके देखना है कि ये इंटैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये रिब उसकी इंटैक्ट होनी चाहिए और आपको देखना है कि जो भी आपने रेड मार्किंग करी हुई है तो कहीं वो रेड मार्किंग मिसमैच तो नहीं हो रही है, लूजनेस तो नहीं है बोल्ट्स में। तो ये विजुअल एग्जामिनेशन करने के बाद जो ये फोनिक व्हील के बोल्ट है, M8x35 mm के 3 बोल्ट है, 1 2 3, इन तीनों बोल्टों को आपको टॉर्क करना है कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से। ये जैसे कि आपका 5 to 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क रेंज है, ये 21 न्यूटन मीटर पे सेट है, ठीक है। 21 न्यूटन मीटर पे ऑलरेडी सेट है। इससे हम लोग इसको फोनिक व्हील के बोल्ट को टॉर्क करेंगे। टॉर्क कीजिए। इस तरह से 21 न्यूटन मीटर पे टॉर्क करने के बाद इसको रेड मार्क से मार्क कर देना है, ठीक है, रेड पैड से, ताकि बाद में पता चल पाए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल टॉर्किंग कभी नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मली कई बार हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं और मैनुअल टॉर्किंग ओपन जो स्पैनर है उससे मैनुअल टॉर्किंग कर देते हैं। मैनुअल टॉर्किंग से ओवर टॉर्किंग हो सकती है और ओवर टॉर्किंग से आपका बोल्ट सब्सिक्वेंटली टूट सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी मैनुअल टॉर्किंग नहीं करना है, हमेशा कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज से ही टॉर्किंग करनी है। जैसे कि ये परमानेंट ट्रेड मार्किंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। इस तरीके से परमानेंट ट्रेड मार्किंग हम करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रोल आर्म के चारों बोल्ट्स हैं, कंट्रोल आर्म के जो M16x70 38 mm के होते हैं, ये चारों बोल्ट्स हैं, इनको टॉर्क करना है। टॉर्क कीजिए। इसके लिए जो हमारा 50 to 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क रेंज है, कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज, ठीक है। इससे ये हमारा 170 न्यूटन मीटर पे अभी सेट है। इससे हम कंट्रोल आर्म के बोल्ट्स हैं वो टॉर्क करेंगे। जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर बोल्ट मैं टॉर्क करता हूँ। इस तरीके से 170 न्यूटन मीटर पे सारे चारों बोल्ट्स को टॉर्क कर रहे हैं, ठीक है। और टॉर्क करने के बाद रेड मार्क से इसको, रेड पेंट से इसको मार्क कर देना है, ताकि जो बाद में जब शेड्यूल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें हमको पता चल जाए कि वो लूज तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अटेंशन देने के बाद हम एक्सेल बॉक्स कवर फिट कर देंगे। और जो चारों बोल्ट है, जो M16x45 mm के जो बोल्ट है, इनको 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह के जो टोटल कोच में 4 एक्सेल बॉक्स इस तरह के होंगे जिसमें फोनिक व्हील लगा होगा, ठीक है। 4 एक्सेल बॉक्स होंगे, क्योंकि 4 स्पीड सेंसर होते हैं। ये स्पीड सेंसर जो होते हैं, ये यहाँ से अब
मैग्नेटिक सिग्नल जो स्पीड सिग्नल है उसको पिक करता है और जो WSP कंट्रोल यूनिट है उसको भेजता है। तो इस तरीके से एक कोच में 4 एक्सल होंगे, ठीक है, और 4 एक्सल पे 4 एक्सल बॉक्स हमको ऐसे मिलेंगे जिन पे स्पीड सेंसर लगा हुआ। तो ये चारों एक्सल बॉक्स इस तरीके से हमको एग्जामिन करने हैं D2 D3 शेड्यूल में, ठीक है। इसके बाद अब एक ऐसे एक्सल बॉक्स पे चलते हैं जिसमें अर्थिंग इक्विपमेंट लगा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी अर्थिंग इक्विपमेंट वाला एक्सल बॉक्स है। तो हर कोच में अर्थिंग इक्विपमेंट वाले जो एक्सल बॉक्स है वो डायगनली अपोजिट 2 लगे होते हैं। हर कोच में 2 इस तरह के एक्सल बॉक्स मिलेंगे। तो एक्सल बॉक्स फेस कवर खोलना, एक्सल बॉक्स के फेस कवर खोल के एक्सल बॉक्स को ऐसे डिसमाउंट कर लेना है और पूरा विजुअली एग्जामिन करना है कि कहीं एबनॉर्मल कोई ग्रीज ओजिंग आउट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल ऐसा साइन तो नहीं है, एबनॉर्मल डैमेज है, ठीक है। इस तरह से एग्जामिन करने के बाद ये जो ऑयलर रिंग जो होती है, ऑयलर रिंग की जो बोल्ट है, ऑयलर रिंग के 3 बोल्ट होते हैं M8 × 25 mm के। अब इसी के बारे में आपको पहले बता रहा था कि ये जो ऑयलर रिंग के बोल्ट्स हैं वो M8 × 25 mm, इनकी लेंथ कम होती है, और जो M8 जो आपके फोनिक विल के बोल्ट हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो M8 × 35 mm के होते हैं। तो कभी भी इंटरमिक्सिंग नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाले बोल्ट हमने फोनिक विल में लगा दिए, अगर ऐसा कर देंगे तो उसके लूज वो प्रॉपर ग्रिप बनेगा नहीं और लूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऑयलर रिंग के बोल्ट से भी टॉर्क करेंगे 21 न्यूटन मीटर पे। ये अगेन वही टॉर्क मीटर यूज कर रहे हैं, टॉर्क कीजिए। अभी इनको टॉर्क करने के बाद और विजुअल एग्जामिनेशन के बाद अब जो हमारा एक्सल बॉक्स कवर है उसको फिट कर देंगे। फिट करो इसको एक्सल बॉक्स कवर लगा दिया है। एक्सल बॉक्स कवर के जो बोल्ट है वो लगा दिया है। इसके बाद जो एक्सल बॉक्स के बोल्ट हैं उनको 170 न्यूटन मीटर पे टॉर्क कर लेंगे। टॉर्क कीजिए, ठीक है। इस तरह से टॉर्क करके सबको रेड मार्क से पेंट कर देंगे और उसको हर ट्रिप में एग्जामिन करना है, ठीक है। हाँ, टॉर्क करो। ठीक है, इस तरह से टॉर्क कर लेंगे और रेड मार्क से मार्क कर देंगे। इसके बाद जो ये फेस कवर है इसका जो तो इस फेस प्लेट को खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारी अर्थिंग इक्विपमेंट पूरी असेंबली है। इस असेंबली के थ्रू ही जो रिटर्न करंट होती है वो एक्सल को जाती है और फाइनली रेल में डिसिपेट होती है। तो इस अर्थिंग इक्विपमेंट को देखना है कि कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो भी इसके नट्स हैं, ठीक है, इसके बोल्ट्स हैं, इनको आप देखिए क्लोजली, कोई बोल्ट लूज नहीं होना चाहिए। ये जो स्प्रिंग होते हैं, ये जो स्प्रिंग है, इनको देखना है कि डैमेज तो नहीं है। इसके बाद ये कार्बन बार जो लगे हुए हैं, इन कार्बन बार्स को निकाल के चेक करना है। निकालो इनको। ये भी निकालो, ठीक है। इसको देख लेना है कि कोई एबनॉर्मल वियर तो नहीं है, ठीक है। शाइनिंग सरफेस होना चाहिए, एबनॉर्मल वियर नहीं होना चाहिए। ये सब देखिए, इसको दोबारा से फिट कर देना है। फिट कर दो इनको। ठीक है, ये स्प्रिंग लगा के ये फेस कवर बंद कर देंगे और ये एलन जो स्क्रूज है उनको टाइट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने देखा कि कैसे अगर हम शेड्यूल अटेंशन में पिट लाइन एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और कोई भी फेलियर को हम प्री मैच्योरली पहले ही पिट लाइन एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो फेलियर होता है वो कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देता है, तो उस इंडिकेशन को ही हमको पिट लाइन एग्जामिनेशन में क्लोजली एग्जामिन करके पकड़ना है ताकि लाइन पे इस तरह के फेलियर ना हो।